So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So भाई ठंड का मौसम आ चुका है और बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर इंश्योरेंस की यूनिट पहले कंप्लीट करा दो. हाँ मुझे पता है भी 3 चैप्टर के वीडियोस और आने बाकी हैं, लेकिन इंश्योरेंस का वीडियो पहले बच्चों ने मांगा, इसलिए इंश्योरेंस की यूनिट हम पहले खत्म कराने जा रहे हैं. तो आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस रिस्क एंड इंश्योरेंस. ये कमाल का चैप्टर है, बेहतरीन तरीके से आपको मजा आने वाली है इस चैप्टर को पढ़ने में और इसके नोट्स उससे भी ज्यादा बेहतरीन होने वाले हैं. तो जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर वो आपको मिल भी जाएंगे. तो जल्दी से बढ़ते हैं. बिफोर आई बिगिन, आप सभी को पता है कि टाइटंस फास्ट ट्रैक का हमारा एक कोर्स है, इसमें हम लाइव पढ़ाते हैं. अगर अभी तक तुमने एनरोल नहीं किया और लगता है कि तुम्हें एनरोल करना चाहिए तो आप एनरोल कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका भी मिल जाएगा. एंड हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड पर भी है और अब हम लोग iOS के ऊपर भी है. ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब सर्च करो और हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो भाई आज की बात थोड़ी कहानियों से शुरू होने वाली है और कहानी बनाने में तो हमारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं. कहानी है क्या, ये इंश्योरेबल रिस्क होता क्या है. यार हमें इंश्योरेंस कराना है तो हम इंश्योरेंस कैसे करा सकते हो, किस चीज का. ऐसी कोई चीज जिसके जाने से तुम्हें कोई नुकसान होगा, उसी चीज का इंश्योरेंस कराया जा सकता है. वो तुम्हारा इंश्योरेबल रिस्क है. अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, आपके रिस्क को कवर करने के लिए आप इंश्योरेंस कराते हो. जैसे कि भाई मैंने कहा मेरा मोबाइल है बहुत अच्छा है, इसका मैं इंश्योरेंस करा लूं, कहीं टूट फूट गया तो मुझे इसके पैसे मिल जाए. मेरी बिल्डिंग है, कहीं खराब ना हो जाए, उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा लेते हैं. वैसे ही अपनी बॉडी है, उसका लाइफ इंश्योरेंस करा लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं. बात तुम्हें समझ में आ रही है. तो अगर कोई ऐसी चीज जिसके जाने से कभी भी आपको नुकसान हो, आप अपने लॉस को देख सकें कि भैया इसके ना रहने से या इसके खराब हो जाने से हमें कोई लॉस होने जा रहा है, उसके लिए आप इंश्योरेंस कराते हैं. दैट इज नोन एज इंश्योरेबल रिस्क. आओ जरा देखते हैं. ऑल बिजनेस रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड बट सम ऑफ द रिस्क कैन बी इंश्योर्ड. जैसे क्या होता है, इंश्योरेबल रिस्क आर दोज रिस्क विच कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट. ऐसी चीजों का नुकसान जिसकी भरपाई की जा सकती है, उसका लोग इंश्योरेंस कराते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज रिस्क कैन बी एस्टिमेटेड बिफोर हैंड. द मैग्नीट्यूड ऑफ सच रिस्क कैन बी फाइनेंशियली कंप्यूटेड with the help of past experience and statistical techniques. Loss by fire, accident, theft, bad debts, death are examples of insurable risk. जैसे कि मैंने बोला कि मान लेते हैं कि लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों को कम से कम कुछ पैसा मिल जाए ताकि उनकी जिंदगी सही चलती रहे. तो आपकी सैलरी आपके रिटर्न आईटीआर रिटर्न के बेसिस पर आप अपना लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं और उतने का इंश्योरेंस ले सकते हैं. सिमिलरली हर एक चीज का इसी तरह से कैलकुलेशन किया जाता है. अब आगे बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेबल रिस्क क्या है. काफी बढ़िया टॉपिक है, आओ जरा देखते हैं. पहला क्या है, लार्ज एक्सपोजर. अ लार्ज नंबर ऑफ पर्संस और ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट बी एक्सपोज्ड टू द सिमिलर लॉस सो दैट द रिस्क कैन बी स्प्रेड थ्रू insurance. An insurance company can build a large fund and pay compensation only when a large amount of people are exposed to similar risk. पहला चीज क्या लिखा है यहां पर, large exposure. ऐसी चीज का इंश्योरेंस करा रहे हैं जो ऑन एन एवरेज सभी लोग कराते हैं. मतलब इंश्योरेंस कंपनी उस चीज का इंश्योरेंस देती है जो पब्लिक के मतलब ऑन एन एवरेज सारी पब्लिक ही उसका इंश्योरेंस कराती है. जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस सभी लोग करवा रहे हैं, तो उसका एक पूल बनाएंगे, एक इंश्योरेंस कंपनी उसका इंश्योरेंस लेगी, प्रीमियम लेगी और जिनको जिनको जरूरत होगी उनको पैसा वो कॉम्पनसेशन के रूप में देंगे. तो अगली बात क्या लिखी है, एक्सीडेंटल. द लॉस मस्ट बी अनसर्टेन इन नेचर. ऐसा नहीं कि 100% लॉस होने वाला है. अगर कभी भी 100% कोई चीज का लॉस होने वाला है तो उसका इंश्योरेंस नहीं मिलता है. एक्सीडेंटल होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, लॉस फ्रॉम डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स इज सर्टेन ड्यू टू वियर एंड टियर फ्रॉम रेगुलर यूज, इसलिए डेप्रिसिएशन का इंश्योरेंस नहीं होता. बट अल्टीमेटली डेथ ऑफ अ पर्सन इज एक्सीडेंटल एंड कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट. ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्या मैं बात कर रहा हूं. आगे बढ़े. अगली बात क्या है, एस्टिमेबल. मतलब कितना लॉस होने वाला है उसका कंप्यूटेशन होना चाहिए ऑन एन एवरेज, अंदाजन कि मेरा किसी के ना रहने से मेरा 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा लेट्स से, या अगर बिल्डिंग खराब हो गई या मशीनरी खराब हो गई तो उसके खराब होने से मेरा कितने का नुकसान हो जाएगा, उसका कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है. इट मस्ट बी पॉसिबल टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द रिस्क. In other words, the risk must be such which can be forecasted with a reasonable degree of accuracy. Only those risks that occur fairly and regularly can be insured. Death, accident, fire, theft are some of the risks which can be estimated with the help of probability theory. Probability के हिसाब से आप रिस्क पता लगा सकते हैं. अगला क्या है, अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए.
सर्टन नहीं होना चाहिए. द कॉज ऑफ लॉस मस्ट बी अनसर्टन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच आर श्योर टू अकर इमीडिएटली और इन द नियर फ्यूचर कैन नॉट बी इंश्योर्ड. अगर मान लेते मैंने बोलूं कि भैया मिठाई की दुकान है, उसमें तो आग लगने वाली है, तो क्या उसका इंश्योरेंस मिलेगा? नहीं. मिठाई की दुकान में गलती से आग लग गई तो उसका इंश्योरेंस मिल सकता है. ऐसी कोई भी चीज जिसका लॉस सर्टेन है, कभी भी उसका इंश्योरेंस नहीं मिलेगा. अगर आपका लॉस अनसर्टेन है, बिल्कुल आपको इंश्योरेंस मिल सकता है. अगला, नॉट कैटास्ट्रोफिक. इसका मतलब क्या है? द पॉसिबल लॉस शुड नॉट बी कैटास्ट्रोफिक इन नेचर. इफ ऑल पॉलिसी होल्डर सफर अ लॉस एट द सेम टाइम, द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी एबल टू मीट द क्लेम्स. मतलब सबको एक साथ नुकसान नहीं होना चाहिए. अगर सारे लोगों का एक साथ नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी कभी भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी. अगला क्या है? नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. द रिस्क विच आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और सोसाइटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड. जैसे कि फॉर एग्जांपल अ थीफ कैन नॉट इंश्योर हिज स्टोलन गुड्स. हमें चोर अपने चोरी के सामान का इंश्योरेंस नहीं करा सकता बिकॉज इट इज अगेंस्ट लॉ, इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? क्लियर है कि नहीं क्लियर? और अगली बात क्या है? अगला पॉइंट है सिग्निफिकेंट. लॉस शुड बी रीजनेबली लार्ज इन अमाउंट फॉर विच कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कैन बी इंश्योर्ड. मतलब छोटे मोटे, मतलब मेरा पेन खो गया है उसका इंश्योरेंस करा लूं? नहीं, आपको ऐसी चीज का इंश्योरेंस कराना है जिसका लॉस कंसिडरेबली बड़ा अमाउंट हो, तभी उसके अगेंस्ट आप प्रीमियम पे करेंगे. ठीक है. अब हम बात करते जा रहे हैं कि ये नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है. अभी तो पता कर लिया कि हमने इंश्योरेबल रिस्क क्या है, अब पता करने जा रहे हैं बटा कि ये नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या है. non-insurable risk are those which cannot be insured against because they cannot be anticipated with the reasonable accuracy. मतलब इसका लॉस आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते. जैसे कि लॉस ड्यू टू बिजनेस डिसीजन. बिजनेस में आपने गलत डिसीजन ले लिया, उसके अगेंस्ट आपको लॉस हुआ जा रहा है, तो भैया वो कैलकुलेट नहीं कर सकते. लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड प्राइसेस. आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक ही नहीं रहा है, डिमांड गलत हो गई है, लोग आपके प्रोडक्ट, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ऑब्सोलीट हो गई है, नोकिया फोन ऑब्सोलीट हो गया है, नहीं बिक रहा है, उसका इंश्योरेंस नहीं करा सकते. लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज. भैया अर्थक्वेक आ गया, फिर लेट्स से फ्लड्स आ गए, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट भी हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते. एंड लॉस ड्यू टू वॉर. कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसके अगेंस्ट भी हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं. यहां तक बात समझ में आई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगली कहानी समझते हैं. तो अब हम बताने जा रहे हैं भाई जी ये इंश्योरेंस क्या है. इंश्योरेंस में भी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग वेयर बाय वन पार्टी नोन एज द इंश्योरर undertakes to indemnify the other party called the insured in consideration for a certain sum of money called premium against any loss as a result of some uncertain event. The event or contingency against which insurance is made is called the risk. The contract providing for insurance is known as insurance policy. तो ये exactly तुमको टर्म बाय टर्म पता होना चाहिए. एक पार्टी होती है जो इसने इंश्योरेंस लिया होता है और दूसरी पार्टी होती है जिसने इंश्योरेंस किया होता है. अब एक रिस्क को हम लोग मिटिगेट करने के लिए ये करते हैं और बदले में जो हम पैसे देते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं. और ये इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि रिटन में होता है कि भैया अगर आपका नुकसान हुआ तो कंपनी आपको भरपाई करेगी ही करेगी. क्या बात समझ में आ रही सब बच्चों को? चलें अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ इंश्योरेंस पे. पहला, इंश्योरेंस एम्स एट इंडेमनिफाई अगेंस्ट द लॉस अराइजिंग फ्रॉम द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स. जैसे मैंने अगर इंश्योरेंस ले रखा है अगेंस्ट फायर, तो अगर फायर की वजह से मेरे को लॉस हुआ तब तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, लेकिन अगर थेफ्ट की वजह से मेरे को लॉस हुआ तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा. बात समझ में आ रही है? इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी. जब हम इंश्योरेंस करा लेते हैं तो कंपैरेटिवली हमको लगता है कि यार कोई दिक्कत आ गई तो हमको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा. इट मेक्स बिजनेस ऑपरेशन मोर सिक्योर बाय प्रोवाइडिंग अगेंस्ट द पॉसिबल लॉसेस. भाई लगातार हम बिजनेस को अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं. मुझे पता है कि अगर कोई नुकसान, कोई मशीनरी खराब हो गई, कोई दिक्कत आ गई तो हमने उसका इंश्योरेंस ले रखा है. क्लियर है? इंश्योरेंस इनेबल्स बिजनेसमैन टू कैरी ऑन द बिजनेस विद कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑफ माइंड. ये भी बात तुम्हें समझाई, ये बड़ा सिमिलर पॉइंट है. सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स हैं. इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. अगर बहुत सारे लोग इंश्योरेंस लेंगे तो इंश्योरेंस एज अ सेक्टर भी ग्रो करेगा.
Businessmen can shift risk caused by loss of goods in transit, dishonesty of employees, fire, bad debts, price fluctuations, rate of exchange with the help of insurance. भाई मैं यहां से सामान भेज रहा हूं, रास्ते में चोरी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो ये सारे जितने भी लॉसेस होते हैं ना, इनको हम आराम से इंश्योरेंस करवा सकते हैं कि कोई भी दिक्कत आएगी इंश्योरेंस कंपनी समझेगी। अब हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और मैं यकीन से तुमको एक बात बताने जा रहा हूं कि तुम्हारे स्कूल में इसी टॉपिक से, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस से ही क्वेश्चन आने वाला है, और अगर मैं आपका सब्जेक्ट टीचर होता तो मैं यहां से आपके लिए केस स्टडीज को डेवलप कर रहा होता। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है और 100% आपके एग्जाम में आने ही वाला है, तो इसको दिल लगा के पढ़ना। सबसे पहला प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं, अटमोस्ट गुड फेथ, जिसको हम लोग अब्री में फिदाई भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब गुड फेथ मतलब सच्ची बातें पहले से ही बता देना चाहिए। मतलब an insurance contract is based on utmost good faith on the part of both the parties. It is legal duty of the proposer to disclose all the material facts about the subject to be insured. जैसे मैं अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहा हूं और मेरे को कोई एग्जिस्टिंग पहले से ही डिजीज है, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी को यह बात बता देनी चाहिए। अगर मैं ये बात छुपाऊंगा तो अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल नल और वॉइड हो जाएगा, और हो सकता है मुझे क्लेम जरूरत पड़ने पर ना दिया जाए। तो दोनों को ही, मतलब कंपनी को भी अपनी पॉलिसी के बारे में सारी बातें बता देनी चाहिए, और जो इंश्योरेंस ले रहा है उसको भी सारे जरूरी बातें रिलेटेड टू इंश्योरेंस कंपनी को बताना चाहिए। इसको बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल। अगला, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। In the absence of insurable interest, a contract of insurance becomes a wagering contract. इसका मतलब क्या है? Which is null and void and unforeseeable at law. Insurable interest means, यहां से बहुत ध्यान से देखना, that the insured must be in such a position that he will suffer a primary loss at the happening of the event insured against. ये बात समझो क्या हुआ? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर मेरी दुकान में आग लग रही है तो उस आग लगने से मुझे परेशानी होगी, मेरा लॉस होगा, मुझे चिंता होगी, वो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। और दुकान में आग लग रही, मैं बोला लग जाए दुकान में आग, ऐसी भी कौन सी दिक्कत आ गई भाई, लगने दो, मुझे कोई टेंशन नहीं, तो वो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। अगर किसी भी इवेंट के हैपनिंग होने से मुझे फर्क पड़ रहा है, जो फर्क पड़ रहा है उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहा जाएगा। अगला, आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ टेकिंग अप द पॉलिसी। इट इज नॉट एसेंशियल दैट ही हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ डेथ। इन मरीन इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? इन फायर इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। मतलब हर समय आपका जो सफरिंग है वो एक्टिव होनी चाहिए कि भैया इसके जाने से या ये इवेंट होने से मेरे को नुकसान होगा, दोनों समय पे, जब हम इंश्योरेंस ले रहे हैं और जो इवेंट हो रहा है तब भी। ठीक है, अब आते हैं इंडेमनिटी के ऊपर। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडेमनिटी मींस अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट इन केस ऑफ लॉस। द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज टू प्लेस द इंश्योर्ड एज nearly as possible in the same financial position after the loss as he was before the loss. Indemnity का मतलब क्या है कि भाई अगर नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी को उसकी भरपाई करनी चाहिए, और जिस पार्टी ने इंश्योरेंस लिया है वो अपने लॉस को कम करने के लिए आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, आप उससे प्रॉफिट नहीं बना सकते। इंडेमनिटी का मतलब क्या है, बात समझ में है? प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट इन केस ऑफ लॉस। अगला, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन। ये सब्रोगेशन क्या है समझते? इट इंप्लाइज दैट आफ्टर इंडेमनिफाइंग द इंश्योर्ड फॉर हिज लॉस द इंश्योरर बिकम्स एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड रेमेडीज रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। द इंश्योरर शैल टेक स्टेप इन टू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड। अब एक बात समझते हैं, मान लेते हैं मिठाई की दुकान थी और वो जल गई। अब जलने के बाद अब जब इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम दे रही होगी तो जितना भी सामान का लॉस हुआ है उसकी कस्टडी इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाएगी, जिसकी दुकान है उसको नहीं मिलेगी। अब उसको जो करना है उस सामान से वो कर सकता है। और एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स इंश्योर्स हिज हाउस अगेंस्ट फायर फॉर 50,000. The house is put on fire by his neighbor Y. X gets a claim of 50,000 from the insurance company. Later on also recovers 30,000 from Y
X will have to return 30,000 to the insurance company. Doctrine of subrogation is applicable to all contracts of indemnity and it is not applicable to life insurance. मतलब अगर नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई मैंने इंश्योरेंस कंपनी से भी ले ली और दूसरे से भी ले लिया तो प्रॉब्लम है. अगर आप इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, सिर्फ लॉस को ही कवर करेंगे. अब आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर. इट मीन्स अ राइट ऑफ एन इंश्योरर हु हैज पेड क्लेम under an insurance policy to call upon the other insurers to contribute to the payment. When an insured has taken more than one policy on the same property, he shall not be entitled to claim from each insurer more than the relatable proportion of the loss for which they are liable. He cannot claim more than the total loss from all the insurance put together. अब इसको बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है. मान लो मेरे को क्या हुआ कि 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो मैंने 4 जगह से इंश्योरेंस ले रखा था. एक कंपनी ए थी, एक कंपनी बी थी, एक कंपनी सी थी, एक कंपनी डी थी. तो मैं 10 लाख क्या ए से भी ले लूंगा, बी से भी ले लूंगा, सी से भी ले लूंगा, डी से ले लूंगा. 10 लाख का लॉस हुआ, 40 लाख का फायदा. ऐसा नहीं कर सकते. तो 10 लाख का लॉस है तो 10 लाख ही मिलेगा. प्रपोर्शन में ए, बी, सी और डी कंपनी आपको देंगी. अगर ए से आपने लेट से 2 लाख का इंश्योरेंस कर रखा था, बी से आपने 3 लाख का इंश्योरेंस कर रखा था, सी से 4 लाख का कर रखा था, उसी प्रपोर्शन में आपके लॉस को ये ए, बी, सी, डी कंपनी देंगी. ऐसा नहीं हो सकता कि 10-10 लाख रुपए चारों कंपनीज आपको पे कर रही हो. आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं लॉस से. ठीक है. अगला कॉजा प्रॉक्सिमा. मतलब इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योरर इज लाइबल ओनली फॉर द इंश्योर्ड पेरिल्स एंड नॉट फॉर एक्सपेक्टेड और अनइंश्योर्ड पेरिल्स. मतलब जिस चीज का आपने इंश्योरेंस लिया उसी चीज का ही लॉस का पैसा मिलेगा. अगर मैंने लॉस बाय थेफ्ट ले रखा है तो चोरी हुए सामान का ही लॉस मिलेगा. अगर लॉस बाय फायर, आग लगने से नुकसान हो गया तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा. इसको बोलते हैं कॉजा प्रॉक्सिमा. अगला मिटिगेशन ऑफ लॉस. According to this principle, it is the duty of the insured to take all possible steps to minimize the loss or damage in case of mishappening. कहने का मतलब क्या है? दुकान में आग लग गई है तो आराम से बैठ के तुम देखोगे नहीं, उस लॉस को कम करने के लिए स्टेप्स लोगे, पानी डालोगे, फायर ब्रिगेड को बुलाओगे, व्हाटएवर द केसेस. ऐसा करने के बाद ही आप अपने लॉस को क्लेम कर सकते हैं. इसको बोलते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस. सब बच्चों को बात समझ में आ गई? अगला क्या है? अब अगले टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है बेटा जी री इंश्योरेंस. चलिए शुरू करते हैं. बाबूजी अगला टॉपिक है हमारा री इंश्योरेंस और सिर्फ इसकी मीनिंग सिलेबस में. री इंश्योरेंस का मतलब क्या है? समटाइम्स एन इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट्स अ ह्यूज रिस्क. इट फाइंड्स डिफिकल्ट टू बियर द एंटायर अमाउंट ऑफ रिस्क इटसेल्फ. In such a situation, the company called reinsured gets a part of the risk insured with another insurance company or a group of insurance company called reinsurer companies. This is known as reinsurance. कभी कभी ऐसा होता है कि लॉस इतना बड़ा है कि एक कंपनी अकेले उस चीज को बियर ही नहीं कर सकती, तो ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलकर एक बड़ी लॉस का इंश्योरेंस कर सकती है. जैसे कि बहुत सारी कंपनी मिलकर रिलायंस का इंश्योरेंस कर सकती है. अकेले कोई कंपनी रिलायंस को इंश्योरेंस नहीं दे सकता. बात समझ में आ रही है बेटा जी? चलें आगे बढ़े. अगला क्या है? डबल इंश्योरेंस. When the insured feels that he has insured for a lesser amount than the value of his property, he may obtain another insurance policy for the same property. This is known as double insurance. मतलब मैंने मान लो पहले 1 करोड़ रुपए का लोन, 1 करोड़ रुपए का लोन बोलो, 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस ले रखा था. अब मुझे लगता है कि यार 1 करोड़ के इंश्योरेंस में तो कुछ भी नहीं होगा, तो मैं उसका इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ा सकता हूं, तो उसे बोलेंगे डबल इंश्योरेंस. बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? सो दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर. सो यहां पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है और जल्दी से ये चैप्टर का आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन से. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग. अगला वीडियो और भी बढ़िया होने जा रहा है. और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन मुझे बताइए. वंस द कॉमर्स इज डन तो हमारे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स पूरा खत्म हो जाएगा. फिर अकाउंटेंसी के धड़ाधड़ वीडियोस आपको मिलने वाले हैं. लॉट्स ऑफ लव. मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग.